इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़िरौन को कहते हैं कि तुम्हारी लाश हम दुनिया के लिए ऐसी महफूज करके रखेंगे कि वो बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान होगा। तो ये वो प्लेस है जहाँ पे रामसेस II यानी फ़िरौन को दफनाया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज चौथा दिन है इस क्रूज़ में और वक्त हुआ चाहता है इस क्रूज़ को बाय बाय कहने का। आज जाएंगे यहाँ पे वैली ऑफ किंग और एक मंदिर है उसकी सैर करेंगे और उसके बाद शाम को वापस कायरो, और कायरो में एक ही दिन बचेगा। वो कायरो के अंदर जितनी जगह हो सके वो देख के फिर 21 को दुबई के लिए रवाना हो जाएंगे। मोहम्मद साहब आ चुके हैं वैली ऑफ किंग और कर्नक टेम्पल है वहाँ पे जाना। ये गाड़ी में एक ड्राइवर है और एक साथ में गेस्ट गाइड है, तो गेस्ट तो मैं खुद हूँ। तो हम अभी जाएंगे वैली ऑफ किंग जहाँ पे फ़िरौन की लाश मिली थी। सफ़र के बेशुमार फ़ायदे हैं। जहां आप लोगों के रहन सहन, तहजीब और कल्चर के बारे में जानते हैं, वहीं मौसम और काश्त के बारे में बड़ी खुशगवार चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। दिसंबर के महीने में श्रीलंका में था, वहाँ पे मैंने देखा कि आम का सीज़न अभी शुरू हुआ, तो बड़े मज़े से मैंने आम खाए और हैरान भी हुआ अल्लाह की कुदरत पे। और अभी जब जनवरी के अंदर मिस्र में हूँ तो यहाँ देख के ये हैरानी हुई कि गन्ने की फसल अभी बिल्कुल तैयार है कटाई के लिए। अब इसको शुरू किया जाएगा और फिर फैक्ट्री में इसको मुंतकिल किया जाएगा ताकि वहाँ इससे चीनी बनाई जा सके। पाकिस्तान में तो हम तकरीबन गन्ने की फसल उठा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बड़े हरे भरे खेत हैं और अभी इसकी कटाई शुरू होनी है। और वो कॉन्सेप्ट भी एक बार फिर से क्लियर होता है कि जब आप दरियाए नील की बात करते हैं तो क्यों इसको इतनी अहमियत है, क्योंकि ये देखिए, ये जो हरियाली आप देख रहे हैं ये दरियाए नील की बदौलत ही है। अगर आप कभी गूगल मैप से इसको जूम करके देखें तो दरियाए नील की दोनों साइडों पे आपको हरियाली नज़र आएगी, कोई 5-5 किलोमीटर के दायरे में, और बाकी जितना भी एरिया है वो सिर्फ सहरा, रेत और बंजर ज़मीन है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम वादी अल मलूक यानी वैली ऑफ किंग में दाखिल हो चुके हैं, इसकी हदूद में। और ये जितने भी आपको सुराख नज़र आ रहे हैं पहाड़ों के अंदर, ये पूरे कब्रों के लिए उनके पिरामिड्स टाइप बनाए जाते थे। यानी गिज़ा के अंदर तो आपने देखा ना कि उन्होंने पहाड़ की शक्ल में पिरामिड बनाए हुए थे, लेकिन यहाँ पे लाशों यानी ममीज़ को महफूज करने के लिए पहाड़ के अंदर एक सुरंग खोदी जाती और ये सुरंग नीचे की जानिब होती। उसका भी एक पूरा निज़ाम था, वो आगे चल के आपको बताएंगे। फ़िरऔन की जो लाश जहाँ से बरामद हुई है वो, और उसके भाई और बाप वगैरह की जो टनल खोद के उनकी कब्रें महफूज की गई थी, वो ज़रा आपको दिखाएंगे। लेकिन ये रास्ते में चलते हुए इसलिए दिखा रहे हैं कि उनके जो उमरा थे, जो अमीर कबीर सियासतदान या फिर आप कह लीजिए जो ताजिर किस्म के लोग थे, वो भी यहाँ पे दफन हुआ करते थे। मेन जगह पे हम पहुँचने वाले हैं। वैली ऑफ किंग की पार्किंग में हम पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से बनाया इसको। पार्किंग बहुत वसी और रीज़, और जिस रोड से हम आए थे वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। वैली ऑफ किंग की क्या खासियत है, यहाँ पे फ़िरौन की लाश को महफूज किया गया था। तो सूर्य आपको बताएंगे, फ़िरौन का कोई एहराम नहीं था, बल्कि उसको पहाड़ के अंदर खोद के एक सुरंग उसके अंदर छुपाया गया था, महफूज किया गया था। और मतलब बहुत सारे फ़िरौन आए थे, कोई इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ जितना ये हुआ। किस वजह से? क्योंकि इसने खुदाई का दावा कर दिया था और फिर अल्लाह ने इसको जो इबरत का निशान बनाया, और कुरान पाक में हमने पढ़ा वो सबके सामने। ये यहाँ की एंट्रेंस है। यहाँ एंटर होने के बाद हम अपनी टिकट को स्कैन करके आगे चले जाएंगे। और ये जो आपको मॉडल नज़र आ रहा है ये वैली ऑफ किंग का मुकम्मल मॉडल है। मोहम्मद मुझे यहाँ पे बताते रहे कि हमारे ख़याल और अंदाज़े और तारीख़ के मुताबिक यहाँ पे 3000 से ज़्यादा मकबरे और ममीज़ मौजूद हैं, जबकि हमने अभी तक सिर्फ़ 68 के करीब ममीज़ और मकबरे यहाँ पे दरियाफ़्त किए हैं, जिसमें रॉयल ममीज़ यानी फ़िरौनी ख़ानदान की जो बड़े बड़े नाम थे उनकी ममीज़ दरियाफ़्त हो चुकी हैं। एक इन्होंने मुझे नाम बताया था, फ़िरौनी बादशाह, उसका मुझे नाम भूल गया। कहने लगे हम उसकी लाश की तलाश में हैं क्योंकि उसको लोग बड़ा पसंद करते हैं। वो इसलिए कि वो वाहिद फ़िरौनी बादशाह था
جس نے بہت سارے خداؤں پہ ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں تو صرف ایک خدا پہ ایمان لاؤں گا، اتنے خداؤں کو میں نہیں مانتا۔ تو پھر اسی وجہ سے بعد میں اسے قتل بھی کر دیا گیا، کیونکہ وہ روایت اور رسم و رواج کے خلاف چلا تھا۔ خیر، یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ لسٹ بھی ہے آگے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ کون کون سی ممیز ابھی دریافت ہوئی ہیں، اور ان کے کوڈ بھی انہوں نے لگا رکھے ہیں کہ کس ٹنل کو کس کوڈ سے وہ بلاتے ہیں۔ And here you can see the idea of the Japanese design of each tomb inside. You can take picture anywhere. You are lucky because we have chance to see the sweet designs of the tombs. یہاں پہ ہر جگہ ٹکٹ ہے۔ پہلے آپ جہاں ویلی آف کنگ میں انٹر ہوتے ہو ادھر ٹکٹ دینی ہے، پھر یہاں پہ آگے یہ بائکس ہیں، آپ ان کو الیکٹرک کارز کہہ لیجئے، تو ان پہ اگر آگے جانا ہے تو پھر آپ کو علیحدہ سے فیس دینا پڑے گی۔ تو میں نے جو ٹور بک کیا ہوا تھا وہ سارے کا سارا انکلوڈڈ ہے، ویلی آف کنگ اور جو ٹیمپل میں جانا ہے، اور پیچھے ہم نے جو کچھ دیکھا اسون کے اندر، اور کروز کا جو خرچہ تھا وہ سب کچھ۔ تو یہ مجھے میں نے چونکہ کہا تھا بتا دوں گا، یہ مجھے $375 میں پڑا تھا۔ $375 کے اندر یہ سارا کچھ میں نے 4 دن کا کروز، یہ جگہیں وزٹ کرنا، اور یہ ابھی جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں آج کی سارے دن کی ایکٹیویٹی اسی کے اندر شامل ہے۔ ان الیکٹرک کارز کے ساتھ ہمارا سفر یہیں تک تھا، پھر اس کے بعد کچھ فاصلہ ہمیں پیدل طے کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے مطلوبہ مقام پہ پہنچ گئے۔ ویلی آف کنگ میں سب سے پہلا مقبرہ فرعون کے بیٹے کا تھا۔ یہ ابھی مکمل نہیں ہوا، اس کے اندر کام جاری ہے۔ کووڈ کی وجہ سے امریکی ماہرین جو اس کی تلاش اور رینوویشن کا کام کر رہے ہیں وہ ابھی چھٹی پہ ہیں، اس لیے اس کو بند کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا آگے جو پہلا مقبرہ جس کے اندر ہم گئے وہ رامسس 9 کا تھا۔ یہ فرعون سے تقریباً کوئی 7ویں جگہ آگے یہ ایک بادشاہ تھا، اور اس کے ٹنل کے اندر، مقبرے کے اندر جب ہم گئے تو وہی پرانی چیزیں ہمیں نظر آئیں، وہ جو خداؤں کا ذکر تھا، گاڈ آف سن کشتی کے اوپر بیٹھا ہوا، را خدا، اور وہی ساری چیزیں یہاں پہ تھیں۔ ایک بات بہت اہم تھی کہ ان ٹنلز کو بادشاہ کی ممی محفوظ کرنے کے لیے اس انداز سے بنایا گیا تھا کہ اگر کوئی اس کے اندر گھسنے کی کوشش بھی کرتا تو اس کو کیپچر کر لیا جاتا۔ یعنی پہلا تو یہ کہ یہ جتنا آپ دیکھ رہے ہیں میں نیچے کی طرف جا رہا ہوں، تو آخر پہ لاسٹ پہ جا کے ایک بہت بڑے پتھر کے تابوت کے اندر بادشاہ کی لاش کو ممی بنا کے محفوظ کر کے رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر واپسی پہ اس کو بند کر دیا جاتا۔ اور اس کے اندر کچھ ایسی جگہیں انہوں نے رکھی تھی کہ اگر کوئی باہر سے بادشاہ کی لاش کی طرف آئے تو وہ اس کھائی میں یا اس پھندے کے اندر پھنس جائے، کیونکہ بادشاہ کی صرف لاش نہیں ہوتی تھی، اس کے ساتھ ہیرے جواہرات اور مال و دولت، یہ ساری چیزیں ساتھ رکھی جاتی تھیں۔ تو اس لیے ڈر رہتا تھا کہ چور کہیں آ کے چرا نہ لیں، اس لیے ان کو پکڑنے کا انتظام ہوتا تھا۔ لیکن چوروں کے بھی علم میں آ جاتا تھا کہ بادشاہ کی اگر لاش ہے، کیونکہ وہاں پہ جو مزدور کام کرتے تھے پھر انہی سے وہ باتیں باہر آ جاتی، تو بہت ساری چیزیں اور نوادرات یہاں سے چرا لی گئیں۔ لیکن کئی لاشیں ایسی ہیں، تقریباً 19 کے قریب لاشیں ہیں جو ابھی القاہرہ کے اندر میوزیم میں رکھی گئی ہیں۔ وہ تمام لاشیں یہیں سے برآمد ہوئی تھیں، ویلی آف کنگ سے، یعنی ہزاروں سال پہلے محفوظ کی گئی لاشیں یہاں سے ملی تھیں۔ اور اس کے بعد اگلا جو سفر ہے وہ ہم آپ کو رامسس 2 یعنی فرعون کے مقبرے کی جانب لے کے چلتے ہیں۔ وہ پہلا مقام جہاں پہ اس کی لاش کو محفوظ کیا گیا تھا، جب سمندر نے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا تو پھر یہیں سے اس کی لاش کو محفوظ کرنے کی شروعات ہوئی تھی۔ آج سے کوئی 140 سال پہلے قرآن پاک کی یہ آیت دنیا کے لیے سمجھ میں نہیں آتی تھی، جس میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، یعنی یہ سورہ یونس کی آیت ہے، اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں، اس میں اللہ رب العزت
फ़िरौन को कहते हैं कि तुम्हारी लाश हम दुनिया के लिए ऐसी महफूज करके रखेंगे कि वो बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान होगा। तो ये वो प्लेस है जहाँ पे रामसेस II यानी फ़िरौन को दफनाया गया था। यहाँ पे उसकी लाश को महफूज किया गया था। अभी यहाँ पे काम चल रहा है और अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये पहाड़ के नीचे बहुत अंदर जाके इसकी लाश महफूज की गई थी। यहाँ पे शोर है, मैं चाहता था कि मैं यहीं खड़ा होकर सारी बात आपसे करूं, लेकिन मैं वॉइस ओवर करूंगा ताकि आपको आवाज़ क्लियर आए। लेकिन ये वैली ऑफ किंग्स है और यहाँ पे ये फ़िरौन की मकबरा फ़िरौन का यहाँ पे था और उसके बेटों का सबसे बड़ा वो शुरू में है वो उसके बेटे का था और बहुत बड़ा था, कई बेटे उसके अंदर थे। तो उसके वालिद का, उसके बाकी बेटों के सारे के मकबरे इधर हैं, लेकिन ये फ़िरौन का है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबरत का निशान बनाया। ये तो आपने फेसबुक पे अक्सर जगहों पे पढ़ रखा होगा कि इस फ़िरौन की पहचान कैसे हुई। वो इस तरह से कि जब इसकी लाश को निकाल के रिसर्च की गई तो उसके ऊपर नमक की एक मखसूस तह पाई गई थी, जिससे ये अंदाज़ा हुआ कि ये पानी में डूब के मरा है। तो उसके बाद साइंसदानों ने जब इस पे रिसर्च की और एक गैर मुस्लिम साइंसदान गालिबन वो जर्मनी से था, जिसने जब जाना कि कुरान पाक में इसके बारे में ज़िक्र है, तो वो फिर ये मिस्र आया, इसको देखा, तहकीक की और वो मुसलमान हो गया। न सिर्फ वो साइंसदान बल्कि कई लोग गैर मुस्लिम इस फ़िरौन की लाश और कुरान पाक का वादा कि हम इसकी लाश को महफूज करेंगे, उसको देख के मुसलमान हुए। तो आप ज़रा देखिए, है तो फ़िरौन लेकिन कितनों की हिदायत की वजह बना। यानी अल्लाह ने ऐसा इसको एक इबरत की निशानी और मिसाल बना दी कि इसकी वजह से लोग इस्लाम के दायरे में दाखिल हो रहे हैं। और इसकी लाश का यहाँ पे मिल जाना ये भी बड़ा दिलचस्प वाक़या है। कहते हैं कि आज से तकरीबन कोई 150 साल पहले एक मिस्री चोर था जो यहाँ पे हीरे जवाहरात के लालच में आके चोरी करता। यहाँ से करीब ही एक वैली है, उस जगह पे उसने चोरी की। जब उसने चोरी की तो पकड़ा गया, क्योंकि जो नवादरात वो बेचने गया था तो वो आम तो नहीं थे, पकड़ा गया। फिर उससे तहकीक की, पूछा कि भाई तुमने ये कहाँ से चुराए, तो उसने फिर इस जगह का बताया। तो फिर जब यहाँ पे लोग आए, यहाँ खुदाई हुई, रिसर्च की, तो पता चला कि ये तो बहुत बड़ा ख़जाना है। तो फ़िरौन की लाश मिलने की वजह भी एक चोर बना। तो जैसे हम मच्छर का सुनते हैं ना कि मच्छर ने किस तरह नमरूद को निस्तो नाबूद कर दिया, उसका जो खुदाई और गुरूर और तकब्बुर का दावा था उसको मिल्गामेट कर दिया एक मच्छर ने। उसी तरह ये जो फ़िरौन ख़ुद को खुदा कहता, तकब्बुर और पता नहीं क्या कुछ इसके अंदर था, तो ये किससे बरामद हुआ? एक चोर से। चोर चोरी करने आया और उससे पता चला कि यहाँ पे फ़िरौन है। खैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत के सदक़े और कुर्बान जाएं कि किस तरह से उसने निशानियाँ बना रखी हैं, काश कि उसे समझ सकें। और फरमाता है कि समझ सकते हैं सिर्फ़ अक़ल वाले जो गौर व फ़िक्र करते हैं। वैली ऑफ किंग में फ़िरौन के इस मकबरे के बाद और भी बहुत कुछ है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में फ़िरौन के बेटे के मकबरे और उसके टनल के अंदर हम आपको लेके जाएंगे और उसकी भी बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। खैर, माजी के इन वाक़यात को ज़िक्र करके एक मकसद तो हम सब पे वाज़े हो जाता है कि उस दौर में इनके सिवा, इनके हुक्म के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था और ये इस कदर ताकतवर थे कि ख़ुद को खुदा कहते। लेकिन आज देख लीजिए कि लाशें पड़ी हैं म्यूज़ियम में और लोग आके देख रहे हैं, हंस रहे हैं, कोई लान तान कर रहा है, कोई पनाह मांग रहा है, कोई इबरत हासिल कर रहा है। तो आज अगर आज के दौर के फ़िरौन भी ये सोचते हैं कि हमारा वक्त और हमारी ताकत हमेशा रहेगी, तो उनके लिए नसीहत है कि देखो, ज़लीलो रुसवा होना ये आखिर तुम्हारे मुक़द्दर में लिख दिया जाएगा अगर तुम अपनी फ़िरौनियत से बाज ना आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चंद मज़ीद दिलचस्प बातों और तारीख़ी मकामात के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।